लखनऊ का अमीनाबाद बाजार दिवाली की जगमगाती रोशनी और शोर में पूरी तरह डूबा हुआ था। हर तरफ त्योहार की रौनक, मिठाइयों की खुशबू और खरीदारों की भारी भीड़ थी। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे समाज की कड़वी सच्चाई भी रेंग रही थी, जहां बेसहारा लोग एक सूखी रोटी के लिए धूल फांकने को मजबूर थे। अमीर और गरीब की यह खाई आज और भी चौड़ी लग रही थी। यह उल्लास उन दरिद्र चेहरों के लिए केवल एक क्रूर मजाक था, जिनका जीवन अंधकार और भूख के अंतहीन चक्र में हमेशा के लिए उलझ चुका था, जिनकी कोई आवाज नहीं थी। आरव भीड़ के बीच से भारी कदमों से गुजर रहा था। उसके हाथों में पूजा के सामान से भरे थैले थे। उसकी आंखों में इस त्योहार का कोई उत्साह नहीं था, बल्कि एक पुराना दुख तैर रहा था। 3 साल पहले इसी दिवाली के समय उसने अपनी बड़ी बहन अंजलि को एक कार दुर्घटना में हमेशा के लिए खो दिया था। वह दर्द आज भी उसके सीने में नासूर की तरह चुभता था। अंजलि केवल बहन नहीं, मां की तरह थी, जिसने अपने सपने परिवार के लिए कुर्बान किए थे। उसकी कमी आरव की आत्मा को भीतर से खोखला कर रही थी। अचानक किसी का जोरदार धक्का लगा और आरव के हाथ से एक थैला फिसलकर कीचड़ में जा गिरा। इससे पहले कि वह नीचे झुकता, एक बेहद कमजोर और कांपता हुआ हाथ उस थैले की तरफ बढ़ा। वह एक भिखारिन थी, जिसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और शरीर पर सिर्फ फटे पुराने चीथड़े लटक रहे थे। उसके कपड़ों से कचरे की तेज सड़ांध आ रही थी, जिससे पास खड़ा होना भी मुश्किल था। उस बेसहारा औरत का शरीर इस कदर टूट और सूख चुका था कि वह सड़क पर रेंगती हुई किसी जिंदा लाश जैसी ही प्रतीत हो रही थी। आरव ने कुछ सिक्के निकालने के लिए जेब में हाथ डाला और उस महिला की ओर देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस भिखारिन के मैले चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ सुन्न पड़ गए। उस औरत के चेहरे और गर्दन पर जलने के भयानक गहरे निशान थे, जो किसी पुरानी खौफनाक यातना की कहानी बयां कर रहे थे। वो निशान इतने वीभत्स थे कि रूह कांप जाए। लेकिन आरव का ध्यान उन डरावने निशानों से ज्यादा उस औरत की डरी और सहमी हुई गहरी आंखों पर जाकर पूरी तरह से अटक गया था, जिनमें एक परिचित दर्द छिपा हुआ था। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं, जैसी उसकी बड़ी बहन की हुआ करती थीं, गहरी और अनगिनत अनकही कहानियों को समेटे हुए। आरव के दिमाग में अचानक 3 साल पुरानी वह रात कौंध गई, जब पुलिस ने एक जली हुई लाश सौंपते हुए उसे अंजलि बताया था। तब भी उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हालात के आगे उसे हार माननी पड़ी थी। आज इस कूड़े के ढेर के पास बैठी उस दरिद्र भिखारिन की आंखों में उसे वही अपनी अंजलि की खोई हुई आत्मा साफ साफ नजर आ रही थी। यह एहसास दहलाने वाला था। आरव ने कांपते हुए स्वर में, अविश्वास और उम्मीद के बीच झूलते हुए कहा, दीदी। यह सुनते ही वह औरत बुरी तरह चौंक गई। उसके शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई और उसने अपने चेहरे को गंदे हाथों से छिपाने की पूरी कोशिश की, जैसे वह शब्द उसके लिए कोई भूला हुआ दर्दनाक सपना हो। वह घबराहट में पीछे खिसकने लगी। उसकी आंखों में इंसानों के प्रति एक खौफनाक डर साफ दिखाई दे रहा था। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे आरव कोई खतरनाक शिकारी हो और वह एक बेहद घायल, बेबस और बेसहारा शिकार हो। अंजलि दीदी, यह तुम हो ना? आरव की आंखों से अब आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी थी। वह घुटनों के बल उस गंदी सड़क पर बैठ गया, बिना इस बात की परवाह किए कि आसपास से गुजर रहे लोग उसे किस अजीब नजर से देख रहे हैं। उसने धीरे से उस औरत का गंदा और कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस छुअन से औरत जोर से चीख पड़ी और अपना हाथ छुड़ाकर पागलों की तरह भीड़ में भागने लगी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और वह बार बार लोगों से टकराकर जमीन पर गिर रही थी। आरव तुरंत उठा और पागलों की तरह उस भीड़ को चीरते हुए अपनी बहन के पीछे भागने लगा। दीदी रुको, मैं आरव हूं, तुम्हारा छोटू, वह पूरी ताकत से चिल्लाया। भीड़ ने कुछ पल के लिए इस तमाशे को देखा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई, जैसे यह रोज की ही कोई साधारण घटना हो। भागते भागते अंजलि एक सब्जी के ठेले से टकराकर औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ी।
उसके माथे से खून की एक पतली धार रिसने लगी, जो धूल के साथ मिलकर उसके चेहरे पर एक खौफनाक लकीर बना रही थी। आरव ने हाँफते हुए उसके पास पहुंचकर उसे अपने मजबूत बाहों के घेरे में भर लिया। उस बदबूदार, मैले और कमजोर शरीर को सीने से लगाते हुए आरव फूट फूट कर रोने लगा। तुम जिंदा हो दीदी, तुम जिंदा हो। भगवान का शुक्र है, वह बार बार उसके बालों को चूम रहा था। लेकिन अंजलि की स्थिति बहुत भयानक थी। वह किसी विक्षिप्त इंसान की तरह हवा में हाथ पैर मार रही थी और अजीब सी अस्पष्ट आवाजें निकाल रही थी। उसे आरव की बातों का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। वह लगातार बड़बड़ा रही थी, मत मारो, मुझे सुई मत लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे छोड़ दो। ये शब्द सुनकर आरव का खून जम सा गया। ये किसी सामान्य दुर्घटना के शिकार इंसान के शब्द नहीं थे, बल्कि किसी ऐसी यातना के संकेत थे जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। आरव ने उसके फटे आस्तीन के नीचे कलाई पर ध्यान दिया, जहां किसी अस्पताल का एक पुराना घिसा हुआ प्लास्टिक बैंड अब भी बंधा था और कलाई पर गहरे कटे हुए निशान थे। सच्चाई का एक भयानक और कड़वा रूप अब धीरे धीरे आरव के सामने आ रहा था। विक्रम। आरव के मुंह से अपने शक्तिशाली आईएएस जीजा का नाम गहरी नफरत के साथ निकला। उसे याद आया कि कैसे विक्रम ने अंजलि के अंतिम संस्कार को जल्दबाजी में निपटाया था, कैसे उसने पुलिस प्रशासन का मुंह रसूख से बंद किया था। उस समय विक्रम की आंखों में दुख कम और अजीब सी राहत ज्यादा थी। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। अंजलि मरी नहीं थी, बल्कि उसे सत्ता और महत्वाकांक्षा की वेदी पर एक सोची समझी साजिश के तहत बेहद क्रूरता के साथ हमेशा के लिए बलि चढ़ा दिया गया था। यह सच दिल चीरने वाला था। आरव ने तुरंत अपनी शॉल उतारी और उसे अंजलि के कांपते और सिकुड़े हुए शरीर के चारों ओर कसकर लपेट दिया। उसने उसे सहारा देकर धीरे से उठाया। आसपास की दुनिया अभी भी दिवाली के पटाखों और रोशनी में मग्न थी। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सूटर में दौर भरा दौर बारा, कि एक भाई ने आज नर्क के सबसे गहरे और अंधेरे कोने से अपनी बहन को वापस खींच लिया है। आरव ने एक रिक्शा रोका और अंजलि को लेकर अपने उस छोटे से किराए के कमरे की ओर निकल पड़ा, जो शहर के एक गरीब मोहल्ले में था। रास्ते भर अंजलि उस शॉल में अपना मुंह छिपाए हुए किसी डरे हुए जानवर की तरह सुबकती रही। आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रहा था कि पिछले 3 सालों में इस मासूम औरत ने किन किन खौफनाक रातों का सामना किया होगा। भूख, प्यास, दरिंदगी और अपमान के कितने कड़वे घूंट इसे हर दिन पीने पड़े होंगे। जिस औरत ने अपना पूरा जीवन अपने पति की सफलता के लिए समर्पित कर दिया, उसे इनाम में क्या मिला? सिर्फ धोखा, मौत का नाटक और सड़कों पर रेंगने के लिए यह भयानक नरक। कमरे पर पहुंचकर आरव ने दरवाजा अंदर से बंद किया। उसने अंजलि को एक पुरानी साफ चारपाई पर बैठाया। कमरे की पीली रोशनी में अंजलि के घाव और भी डरावने लग रहे थे। उसके चेहरे का हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था और सिर के कई हिस्सों से बाल गायब थे। आरव ने बर्तन में गर्म पानी लिया और साफ कपड़े से धीरे धीरे उसके चेहरे पर जमी कई महीनों की धूल को साफ करने लगा। हर छुअन पर अंजलि दर्द से सिहर उठती थी। आरव के दिल पर जैसे कोई तेज धार वाला चाकू लगातार चल रहा हो। जैसे जैसे धूल की परतें हट रही थीं, आरव का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा था। ये घाव सिर्फ किसी आग के नहीं थे, बल्कि सिगरेट से दागे जाने और भारी जंजीरों से बांधे जाने के भी स्पष्ट निशान थे। एक आईएएस अफसर, जिसे समाज भगवान की तरह पूजता है, जिसे न्याय और सच्चाई का रक्षक माना जाता है, उसकी असलियत इतनी घिनौनी और जानवरों से भी बदतर हो सकती है, यह कल्पना से परे था। सत्ता के नशे में अंधे विक्रम ने अपनी ही पत्नी को जिंदा दफनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अचानक अंजलि ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी डरी हुई आंखों में एक पल के लिए पहचान की एक हल्की सी किरण चमकी।
उसने सूखे और फटे हुए होठों को बड़ी मुश्किल से खोला। आ आरव। उसकी आवाज इतनी धीमी और फटी हुई थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों के बीच से हवा गुजर रही हो। यह एक नाम सुनते ही आरव अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और अंजलि की गोद में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। सालों का दबा हुआ सारा दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। हाँ दीदी, मैं हूं तुम्हारा आरव। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। आरव ने कसम खाते हुए अपने आंसू पोंछे। बाहर अभी भी पटाखों का शोर गूंज रहा था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। लेकिन आरव जानता था कि असली रावण तो इसी शहर की सबसे सुरक्षित और आलीशान इमारतों में बैठकर इस व्यवस्था पर राज कर रहा है। उसकी लड़ाई अब केवल विक्रम से नहीं, बल्कि इस पूरे सड़े हुए भ्रष्ट तंत्र से होने वाली थी। अंजलि ने थकावट और दवाइयों के गहरे असर के कारण अपनी आंखें मूंद लीं और गहरी नींद में चली गई। आरव वहीं फर्श पर बैठ गया और अपनी बहन के उस वीभत्स चेहरे को घूरता रहा। उसे याद आया कि कैसे अंजलि ने अपनी शादी के सारे गहने और मां की आखिरी निशानी तक बेच दी थी, ताकि विक्रम दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सके। उसने खुद सूखी रोटियां खाकर उस एहसान फरामोश इंसान के लिए हर महीने पैसे भेजे थे, और उस तपस्या का यह फल मिला, एक दर्दनाक, बेनाम और जिल्लत भरी भयानक जिंदगी। रात गहराती जा रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आरव के भीतर एक संकल्प ने जन्म लिया, जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। वह अब एक साधारण स्कूल मास्टर नहीं था जो अपनी किस्मत पर रोता रहे। वह अब उस आग का एक हिस्सा बन चुका था जो विक्रम और उसके जैसे दरिंदों की पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। कर्म का पहिया अब उलटा घूमने वाला था, और इसकी शुरुआत इसी छोटे से अंधेरे कमरे से हो चुकी थी। सत्ता की दरारें अब बेनकाब होकर ही रहेंगी। आरव ने खिड़की से बाहर उस विशाल और चमकते हुए शहर को देखा, जो अपनी अनगिनत साजिशों को रात के अंधेरे में छिपाए हुए था। उसे पता था कि रास्ता बहुत कठिन और कांटों से भरा है। एक मामूली इंसान का एक ताकतवर आईएएस अधिकारी और मंत्री की बेटी से टकराना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने अपनी सोती हुई बहन के माथे को प्यार से चूमा और आने वाले भयंकर तूफान के लिए अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लिया। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी में रात के 2 बजने का इशारा हुआ। आरव की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह बार बार उस अस्पताल के बैंड को देख रहा था जो अंजलि की कलाई पर मौजूद था। उस पर कुछ नंबर और एक आधा मिटा हुआ नाम लिखा था, जो उसे इस खौफनाक साजिश की तह तक ले जाने का पहला सुराग हो सकता था। वह जानता था कि सुबह होते ही उसे सबसे पहले एक वकील और फिर किसी भरोसेमंद डॉक्टर की तलाश करनी होगी। समय उसके लिए अब सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। अंजलि नींद में भी अचानक बुरी तरह कांपने लगी और जोर से चीख पड़ी, उन्हें मत बुलाओ, मैं पागल नहीं हूं। आरव ने तुरंत उसके पास जाकर उसके माथे पर अपना ठंडा हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। यह देखकर आरव का दिल खून के आंसू रो रहा था। विक्रम ने सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसकी रूह को भी पूरी तरह से कुचल दिया था। उसे एक मानसिक रोगी साबित करके हमेशा के लिए समाज की नजरों से गायब कर दिया गया था। यह अपराध हत्या से भी ज्यादा संगीन और भयानक था। बाहर दिवाली की आखिरी कुछ रोशनियां अब धीमी पड़ने लगी थीं, और उनके साथ ही इस झूठे शहर का असली और भयानक चेहरा भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा था। आरव ने अपनी डायरी निकाली और उसमें विक्रम सिंह का नाम बड़े और गहरे अक्षरों में लिखा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि यह उस लक्ष्य का प्रतीक था जिसे आरव को हर हाल में पूरी तरह से नष्ट करना था। आज से अंजलि की लड़ाई उसकी खुद की लड़ाई बन चुकी थी, जिसमें पीछे हटने का कोई भी विकल्प अब बाकी नहीं रह गया था।
उसने भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर के आगे एक तेल का दीपक जलाया। उसने हमेशा से यही सुना था कि कर्म का फल हर इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अब वह खुद विक्रम के लिए वह विनाशकारी कर्म बनने वाला था, जिससे बचने का कोई भी रास्ता उस पापी को नहीं मिल पाएगा। न्याय की यह लड़ाई अदालत के बंद कमरों में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे इस समाज की नजरों के सामने लड़ी जाएगी। सत्य की इस भयानक आग में अब हर झूठ जलकर पूरी तरह राख हो जाएगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में आई। आरव रात भर जागकर अपनी बहन के सिरहाने बैठा रहा। अंजलि गहरी नींद में थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दर्द से खिंचा हुआ था। आरव की आंखों के सामने अतीत के पन्ने पलटने लगे। वह समय याद आया जब अंजलि एक खुशमिजाज और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। विक्रम सिंह से उसकी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। विक्रम के पास बड़े सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। अंजलि ने उसके सपनों को अपना मान लिया था। विक्रम एक बेहद महत्वाकांक्षी इंसान था, जिसकी आंखों में एक आईएएस अफसर बनने का जुनून हर समय सवार रहता था। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता था। अंजलि उसे किसी देवता की तरह पूजती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। वह सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम खत्म करती, ताकि विक्रम की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। वह खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन विक्रम की किताबों और फॉर्म के लिए हमेशा पैसे बचाकर रखती थी। अंजलि का प्यार अंधा था। वह विक्रम की हर बात को पत्थर की लकीर मानती थी। एक दिन विक्रम ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने की जिद पकड़ ली। इसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, जो उनके पास बिल्कुल नहीं थी। आरव उस समय कॉलेज में पढ़ रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने एक पत्नी का सबसे बड़ा त्याग करने का फैसला किया। उसने अपनी मां के दिए हुए सारे गहने, अपने शादी के जेवर और यहां तक कि अपने सुहाग की निशानियां भी सुनार के पास गिरवी रख दी। उसका यह कदम उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब अंजलि ने अपनी मां के सोने के कंगन बेचे, तो आरव ने बहुत विरोध किया था। उसने कहा था कि विक्रम पर इतना अंधा भरोसा ठीक नहीं है, लेकिन अंजलि ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि पति की सफलता ही एक पत्नी का असली गहना होती है। उसने हंसते हुए अपने खाली हाथों को देखा और कहा कि जब विक्रम अफसर बन जाएगा, तो वह उसे सोने से लाद देगा। अंजलि की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही विनाश की नींव रख रही है। विक्रम दिल्ली के एक महंगे कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने लगा और वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अंजलि की जिंदगी नरक से कम नहीं थी। वह सिलाई मशीन पर दिन रात कपड़े सिलती, ताकि हर महीने विक्रम को समय पर पैसे भेज सके। कई बार वह सिर्फ सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाती थी। उसने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी और जरूरत को मार दिया था। उसकी उंगलियों में सुई चुभ चुभ कर घाव बन गए थे, लेकिन विक्रम के सपनों के लिए वह हर दर्द को खुशी खुशी सह रही थी। समय के साथ विक्रम के फोन कॉल और चिट्ठियां कम होने लगीं। जब भी अंजलि उसे फोन करती, वह पढ़ाई या व्यस्तता का बहाना बनाकर बात टाल देता। विक्रम अब बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लगा था और उसे अपनी गरीब पत्नी की याद शायद ही कभी आती थी। लेकिन मासूम अंजलि इस बात से पूरी तरह अनजान थी। वह हर रोज मंदिर जाकर भगवान के सामने अपने पति की सफलता के लिए झोली फैलाकर प्रार्थना करती थी। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ विक्रम के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि विक्रम किसी और ही दुनिया में खो चुका था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका अंजलि को सालों से बेसब्री से इंतजार था। यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ और विक्रम ने परीक्षा पास कर ली थी। पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। हर कोई अंजलि की तपस्या और बलिदान की तारीफ कर रहा था। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा
कि अब उसके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उसे लगा कि उसके पति की सफलता उनके जीवन में खुशियों का एक नया और खूबसूरत सवेरा लेकर आएगी। लेकिन अंजलि की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जब विक्रम ट्रेनिंग के बाद पहली बार लखनऊ वापस लौटा, तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक साधारण विक्रम नहीं, बल्कि एक ताकतवर और रुतबे वाला आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसकी आंखों में अब अंजलि के लिए प्यार और सम्मान नहीं, बल्कि अजीब सी शर्मिंदगी और दूरी थी। जब अंजलि आरती की थाली लेकर उसके सामने आई, तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। विक्रम के इस ठंडे व्यवहार ने अंजलि के मासूम दिल को अंदर तक बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। विक्रम अब सत्ता और राजनीति के एक नए और खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। उसके आसपास हमेशा बड़े राजनेताओं, रसूखदार ठेकेदारों और चापलूसों की भीड़ लगी रहती थी। इस नई चकाचौंध वाली दुनिया में अंजलि बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। उसकी साधारण सूती साड़ियां, सीधा सादा स्वभाव और अंग्रेजी न बोल पाना विक्रम के लिए अब एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन गया था। वह अंजलि को अपनी पार्टियों और कार्यक्रमों में ले जाने से कतराने लगा था। उसे लगने लगा था कि अंजलि उसके ऊंचे रुतबे और शानदार छव्वे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसी दौरान विक्रम की जिंदगी में नंदिनी का प्रवेश हुआ। नंदिनी राज्य के एक बहुत ही ताकतवर और भ्रष्ट कैबिनेट मंत्री की इकलौती बेटी थी। वह बेहद खूबसूरत, आधुनिक, पढ़ी लिखी और सत्ता के गुरूर में पूरी तरह से चूर थी। नंदिनी के पास वह सब कुछ था जिसकी विक्रम को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सख्त जरूरत थी। पैसा, राजनीतिक पहुंच और समाज में एक ऊंचा रुतबा। विक्रम का लालच अब आसमान छूने लगा था। उसने नंदिनी को अपने करियर की अगली सीढ़ी मान लिया और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होने लगा। विक्रम और नंदिनी की नजदीकियां दिन ब दिन तेजी से बढ़ने लगीं। विक्रम अब अक्सर रात को घर देरी से लौटता था और उसके कपड़ों से किसी महंगी परफ्यूम की तेज महक आती थी। जब अंजलि प्यार से उसके लिए खाना परोसती, तो वह उस पर बिना बात के बुरी तरह से चिल्ला पड़ता। उसने खाने में कमियां निकालना और अंजलि के मायके वालों को गालियां देना शुरू कर दिया। अंजलि यह सब चुपचाप सहती रही, यह सोचकर कि शायद काम के भारी दबाव के कारण विक्रम ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह सच्चाई को देखने से पूरी तरह से इनकार कर रही थी। अंजलि के साथ विक्रम का मानसिक और भावनात्मक अत्याचार अब रोज की बात बन गया था। वह खुलेआम उसे अनपढ़, गंवार और अपनी जिंदगी का बोझ कहने लगा था। ये कड़वे शब्द अंजलि के दिल को तीरों की तरह बेधते थे। वह रात भर तकिए में मुंह छिपाकर खामोशी से रोती रहती थी, लेकिन एक पारंपरिक भारतीय पत्नी होने के नाते उसने यह बात कभी अपने भाई आरव या किसी और को नहीं बताई। वह अपनी इज्जत और अपनी शादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन रिश्ता रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रहा था। एक दिन आरव अपनी बहन से मिलने उनके बड़े सरकारी बंगले पर गया। उसने वहां विक्रम के घमंड और अंजलि की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। घर में नंदिनी की दी हुई महंगी शराब और विदेशी तोहफे रखे हुए थे। विक्रम ने आरव का भी बहुत अपमान किया और उसे भिखारी कहकर घर से बाहर जाने को कहा। आरव का खून खौल उठा, लेकिन अंजलि ने रोते हुए उसे शांत किया और विक्रम की तरफदारी की। आरव भारी मन से वहां से लौट आया, यह सोचकर कि शायद यही उसकी बहन के नसीब में लिखा है। आखिरकार झूठ के महल की दीवारें एक दिन गिर ही गईं। अंजलि को विक्रम के फोन पर नंदिनी के संदेश और तस्वीरें मिल गईं। सच्चाई जानकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने रोते हुए विक्रम से जवाब मांगा, तो विक्रम को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने बेशर्मी से स्वीकार किया कि वह नंदिनी से शादी करना चाहता है, क्योंकि वह उसके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। विक्रम ने साफ कह दिया कि अंजलि जैसी अनपढ़ औरत उसके किसी काम की नहीं है और उसे अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। इस भयानक धोखे के बावजूद अंजलि ने विक्रम को छोड़ने का विचार नहीं किया।
भारतीय समाज की बेड़ियों में जकड़ी एक औरत के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है। उसने नंदिनी के प्रभाव को खत्म करने के लिए अनगिनत व्रत रखे, मंदिरों में मन्नतें मांगी और बाबाओं के पास जाकर ताबीज बनवाए। वह विक्रम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई कि वह उसे न छोड़े। उसने कहा कि वह इस घर में एक नौकरानी बनकर रहने को भी तैयार है, बस वह उसका सिंदूर न मिटाए। लेकिन सत्ता के नशे में अंधे हो चुके विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नंदिनी का घमंड और भी ज्यादा खौफनाक था। वह अक्सर विक्रम के घर आने लगी और अंजलि को बिल्कुल एक नौकरानी की तरह ही ट्रीट करती थी। वह अंजलि के सामने ही विक्रम के साथ बेशर्मी से बैठकर शराब पीती और उसका मजाक उड़ाती थी। अंजलि रसोई में खड़ी होकर अपने ही घर में खुद को एक अजनबी और अछूत महसूस करती थी। नंदिनी उसे ताने मारती थी कि एक सड़क छाप औरत कभी भी एक मंत्री की बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती। यह रोज रोज का अपमान अंजलि की आत्मा को तिल तिल कर बेरहमी से मार रहा था। कुछ महीनों बाद विक्रम ने तलाक के कागजात अंजलि के मुंह पर दे मारे। उसने अंजलि को बहुत सारा पैसा और एक घर देने का लालच दिया, लेकिन अंजलि ने उन कागजातों पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि हिंदू विवाह 7 जन्मों का पवित्र बंधन होता है, जिसे किसी भी कागज के टुकड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। अंजलि के इस दृढ़ निश्चय ने विक्रम को पूरी तरह से बौखला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जिद्दी और गमवार औरत से हमेशा के लिए पीछा कैसे छुड़ाया जाए। जब धमकियों और लालच का कोई असर नहीं हुआ, तो विक्रम ने शारीरिक हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह शराब पीकर घर लौटता और छोटी छोटी बातों पर अंजलि को बेतहाशा पीटता था। उसने अंजलि के बालों को पकड़कर उसे पूरे घर में घसीटा और उसे लातों से मारा। अंजलि के शरीर पर नील के अनगिनत निशान पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी पुलिस या अपने भाई को इस दरिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। वह अपनी किस्मत को ही कोसती रही और यह सोचती रही कि शायद उसके ही प्यार में कोई बहुत बड़ी कमी रह गई थी। विक्रम और नंदिनी के लिए अब अंजलि एक बहुत बड़ा कांटा बन चुकी थी। मंत्री जी के चुनाव सिर पर थे, और अगर एक आईएएस अधिकारी के तलाक और घरेलू हिंसा का मामला मीडिया में उछलता, तो दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नंदिनी के पिता ने साफ कह दिया था कि जब तक विक्रम का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता, वह अपनी बेटी की शादी उससे कभी नहीं करेंगे। अब उन्हें एक ऐसे खौफनाक और स्थायी समाधान की तलाश थी, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बिल्कुल न टूटे। इसी स्वार्थ और सत्ता की भूख ने उस भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश को जन्म दिया। विक्रम और नंदिनी ने मिलकर एक ऐसी शैतानी योजना बनाई जो किसी भी इंसान की सोच से परे थी। वे अंजलि को सिर्फ रास्ते से हटाना नहीं चाहते थे, बल्कि उसका वजूद ही दुनिया से पूरी तरह मिटा देना चाहते थे। उधर मासूम अंजलि अभी भी अपने भगवान से विक्रम की लंबी उम्र और सलामती की दुआएं मांग रही थी। उसे इस बात का जरा भी भान नहीं था कि उसका अपना पति ही उसकी मौत का खौफनाक जाल बुन रहा है। अतीत की इन खौफनाक यादों से बाहर आते ही आरव का पूरा शरीर गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। उसने बिस्तर पर पड़ी अपनी बहन को देखा। वह खूबसूरत और हंसमुख अंजलि आज एक जली हुई और डरी हुई लाश जैसी लग रही थी। उसका पूरा जीवन, उसकी सारी जवानी विक्रम की महत्वाकांक्षा की वेदी पर निर्ममता से कुर्बान कर दी गई थी। आरव की मुट्ठियां कस गईं और उसके दांत गुस्से से किटकिटाने लगे। यह सिर्फ एक औरत पर नहीं, बल्कि इंसानियत पर किया गया सबसे घिनौना और कभी न माफ किया जाने वाला पाप था। आरव की आंखों से अब आंसू पूरी तरह से सूख चुके थे और उनकी जगह एक धधकती हुई ज्वाला ने ले ली थी। उसने अंजलि के उस घाव भरे हाथ को अपने हाथों में लिया और मन ही मन एक खौफनाक प्रतिज्ञा की। वह विक्रम और नंदिनी के उस झूठे और शानदार साम्राज्य की एक एक इंट को अपने हाथों से उखाड़ फेंकेगा। उन दोनों को अपने किए गए हर एक पाप की भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यह प्रतिशोध का वह भयंकर तूफान होगा जो सत्ता के नशे में चूर उन दोनों दरिंदों को हमेशा के लिए खाक कर देगा।
सुबह की उदास रोशनी में अंजलि ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह जोर जोर से हाँफ रही थी। आरव तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ थामकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। कमरे की दीवारों को देखकर अंजलि की आंखों में फिर से वही पुराना खौफ तैरने लगा। वह कोने में सिकुड़ गई और अपने चेहरे को घुटनों के बीच छिपा लिया। आरव ने बहुत ही प्यार और धैर्य के साथ उसे पानी पिलाया और उसके बालों को सहलाया। धीरे धीरे अंजलि की घबराहट थोड़ी कम हुई और वह शांत होने लगी। आरव ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में उससे पूछा कि पिछले 3 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ था। यह सवाल सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके दिमाग में उन खौफनाक रातों के भयानक दृश्य किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वह अतीत का वह काला पन्ना था जिसे वह हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। अंजलि ने टूटे हुए शब्दों और सिसकियों के बीच अपनी वह दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की, जिसने आरव की रूह को अंदर तक पूरी तरह से कंपा कर रख दिया। 3 साल पहले दिवाली से ठीक एक दिन पहले की वह मनहूस रात थी। विक्रम अचानक बहुत ही प्यार से बात करने लगा था, जिससे मासूम अंजलि को लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अंजलि से कहा कि वे दोनों पास के एक बड़े मंदिर में जाकर पूजा करेंगे और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। अंजलि ने खुशी खुशी अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी और विक्रम के साथ कार में बैठ गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने जीवन की सबसे खौफनाक और भयानक यात्रा पर जा रही है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कार एक सुनसान और अंधेरी सड़क पर जाकर अचानक रुक गई। विक्रम ने बहाना बनाया कि कार का इंजन खराब हो गया है और वह बाहर निकल गया। तभी अंधेरे में से 3 हट्टे कट्टे और खूंखार दिखने वाले आदमी वहां आ पहुंचे। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, उनमें से एक ने कार का दरवाजा खोला और अंजलि के मुंह पर एक रुमाल कसकर दबा दिया। उस रुमाल में कोई बहुत ही तेज और नशीली दवा मिली हुई थी। कुछ ही सेकंड में अंजलि की आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया। जब अंजलि को होश आया तो उसने खुद को एक बेहद गंदे, अंधेरे और बदबूदार कमरे में पाया। वह एक जंग लगे लोहे के पलंग पर जंजीरों से बुरी तरह बंधी हुई थी। कमरे की दीवारों से सीलन और इंसानी मल मूत्र की तेज सड़ांध आ रही थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अंजलि ने डर के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज उस काल कोठरी से बाहर नहीं जा सकी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह मंदिर के रास्ते से इस खौफनाक नरक में कैसे और क्यों पहुंच गई है। कुछ देर बाद उस कमरे का भारी लोहे का दरवाजा खुला और एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी अंदर आया। वह उस अवैध और गुप्त पागल खाने का भ्रष्ट डॉक्टर था, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके पीछे नंदिनी अपने चेहरे पर एक बेहद क्रूर और शैतानी मुस्कान लिए खड़ी थी। नंदिनी को वहां देखकर अंजलि के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। नंदिनी ने अंजलि के बालों को बेरहमी से पकड़ा और कहा कि अब ये बदबूदार पागलखाना ही उसकी आखिरी मंजिल है और वह यहां से कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। नंदिनी ने अंजलि के चेहरे पर थूकते हुए कहा कि वे उसे आसानी से मार सकते थे, लेकिन इससे विक्रम के राजनीतिक करियर पर दाग लग सकता था। एक आईएएस अफसर की पत्नी की हत्या पुलिस जांच और मीडिया का ध्यान खींच सकती थी। इसलिए उन्होंने यह बेहद सुरक्षित और खौफनाक रास्ता चुना था। समाज की नजरों में अंजलि एक कार दुर्घटना में पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। नंदिनी ने गर्व से बताया कि कैसे उन्होंने एक लावारिस लाश को विक्रम की कार में रखकर जला दिया था, ताकि दुनिया को अंजलि की मौत का पक्का यकीन हो जाए। नंदिनी की ये भयानक बातें सुनकर अंजलि का खून पूरी तरह से जम गया। उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया के लिए अब उसका कोई वजूद ही नहीं बचा है। उसके अपने परिवार ने, उसके भाई आरव ने उसी लावारिस लाश को अंजलि मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया होगा। वह अब कानूनी और सामाजिक रूप से एक मृत इंसान बन चुकी थी।
विक्रम और नंदिनी ने बहुत ही सफाई से उसे एक भूत बना दिया था। अंजलि जोर जोर से रोने लगी और नंदिनी के पैरों में गिरकर अपने जीवन की भीख मांगने लगी। लेकिन उस पत्थर दिल नंदिनी पर अंजलि के आंसुओं का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने डॉक्टर को इशारा किया और वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। इसके बाद शुरू हुआ अंजलि की जिंदगी का सबसे खौफनाक और भयानक दौर। डॉक्टर और उसके गुंडों ने अंजलि को जबरन पकड़ लिया और उसकी नसों में एक बहुत ही भारी नशीला इंजेक्शन लगा दिया। उस दवा का असर इतना तेज था कि अंजलि का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर आग की तेज लपटों में बुरी तरह से जल रहा हो। अगले 3 सालों तक यही अंजलि की रोज की खौफनाक दिनचर्या बन गई थी। उसे हर दिन भारी मात्रा में नींद की गोलियां और खतरनाक इंजेक्शन दिए जाते थे। इन दवाओं ने उसकी याददाश्त और सोचने समझने की पूरी क्षमता को खत्म कर दिया था। उसे सड़ा हुआ और कीड़े लगा खाना दिया जाता था। जब वह खाने से मना करती तो वार्ड बॉय उसे चमड़े की बेल्ट से जानवरों की तरह बेरहमी से पीटते थे। उसके शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे और उन पर कभी कोई मलहम या दवा नहीं लगाई गई थी। जब दवाइयों के बावजूद अंजलि कभी कभी होश में आकर वहां से भागने की कोशिश करती या मदद के लिए चिल्लाती, तो उसे एक खास कमरे में ले जाया जाता था। वहां उसे बिजली के तेज झटके दिए जाते थे। वे झटके इतने ज्यादा भयानक और दर्दनाक होते थे कि अंजलि कई कई दिनों तक बेहोश पड़ी रहती थी। उस भ्रष्ट डॉक्टर ने विक्रम से मोटी रकम लेकर अंजलि को सचमुच एक पागल औरत में तब्दील करने का पूरा ठेका ले लिया था। वे उसके दिमाग को इस हद तक तोड़ देना चाहते थे कि वह अपना नाम भी भूल जाए। समय के साथ अंजलि ने बोलना और रोना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वह बस दिन भर उस अंधेरे कमरे के एक कोने में सिकुड़कर बैठी रहती थी। उसके बाल आपस में उलझकर कठोर हो गए थे और उसके नाखूनों में गंदगी भर गई थी। वह बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव करने लगी थी। विक्रम और नंदिनी कभी कभी वहां आते और कांच की खिड़की के बाहर से उसकी इस दयनीय और खौफनाक हालत को देखकर जोर जोर से हंसते थे। उन्हें अपनी इस शैतानी और कामयाब साजिश पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता था। अंजलि की यह दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती सुनकर आरव के आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसके सीने में नफरत की एक ऐसी भयानक आग धधक रही थी जो पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती थी। सत्ता, पैसे और रुतबे के अहंकार में उन लोगों ने एक मासूम औरत की जिंदगी को एक गंदे कूड़ेदान में बदल दिया था। आरव सोच रहा था कि विक्रम जैसे इंसान जो समाज के रक्षक कहलाते हैं, वे अंदर से इतने खूंखार और घिनौने राक्षस कैसे हो सकते हैं। एक तरफ विक्रम और नंदिनी समाज में बहुत इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहे थे। वे बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते, गरीबों के हक की झूठी बातें करते और अखबारों के पहले पन्ने पर अपनी तस्वीरें छपवाते थे। विक्रम को एक ईमानदार और आदर्श अफसर का बहुत बड़ा सरकारी पुरस्कार भी मिल चुका था और दूसरी तरफ जिस औरत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह एक अंधेरी कोठरी में अपने ही मलमूत्र के बीच पड़ी हुई मौत की भीख मांग रही थी। यह कितना भयानक अन्याय था। आरव को भारतीय समाज की उस गहरी और कड़वी सच्चाई का भयानक एहसास हो रहा था, जहां एक गरीब और बेसहारा इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। पैसे और रसूख वाले लोग किसी भी नियम और कानून को अपने जूतों की नोक पर रखते हैं। वे जब चाहें किसी को भी कुचल सकते हैं और कोई उनसे सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। पुलिस, न्याय व्यवस्था और प्रशासन, सब कुछ विक्रम जैसे ताकतवर लोगों की मुट्ठी में कैद था। इस सड़े हुए भ्रष्ट तंत्र में अंजलि जैसी औरतों के लिए कोई जगह नहीं थी। अंजलि ने कांपते हुए हाथों से अपने कपड़ों को थोड़ा सा हटाया और आरव को अपनी पीठ और पेट पर मौजूद जलने के गहरे निशान दिखाए। उसने बताया कि जब वह दर्द से कराहती थी तो वहां के बेरहम वार्ड बॉय जलती हुई सिगरेट से उसके शरीर को जगह जगह दागते थे। वे उसके साथ
भद्दे मजाक करते और उसकी बेबसी का खूब आनंद लेते थे। ये घाव केवल उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी बहुत गहराई तक उकेरे गए थे। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह यह दर्दनाक दृश्य और नहीं देख सकता था। कहानी के उस खौफनाक हिस्से को याद करते हुए अंजलि का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उस इलाके में एक बहुत भयंकर और विनाशकारी तूफान आया था। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण पूरे शहर की बिजली गुल हो गई थी। उस कहानी के बसकों का आहर में आभी गारी बारी है। पागल खाने की पुरानी और जर्जर इमारत का एक बड़ा हिस्सा उस भयानक तूफान में भरभरा कर गिर गया था। अफरा तफरी का माहौल बन गया था और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंजलि की कोठरी का दरवाजा भी उस रात संयोग से खुला रह गया था। अंजलि ने उस रात अपने अंदर बची हुई आखिरी ताकत को इकट्ठा किया और उस टूटी हुई दीवार के रास्ते से बाहर की तरफ भाग निकली। वह अंधेरे में नंगे पैर, तेज बारिश और कीचड़ में मीलों तक पागलों की तरह भागती रही। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस दिशा में जा रही है। बस वह उस खौफनाक नरक से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थी। पीछे से कुत्तों के भौंकने और गार्ड्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंजलि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह घने जंगल में पूरी तरह गायब हो गई। जंगल से निकलकर वह शहर की अनजान और गंदी सड़कों पर पहुंच गई, लेकिन लंबे समय तक दी गई खतरनाक दवाइयों के असर के कारण उसकी याददाश्त लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह यह भी भूल गई थी कि उसका नाम अंजलि है और उसका कोई अपना भाई भी है। वह बस एक डरी हुई भिखारिन बन गई थी, जो कचरे के ढेरों में से सड़ा हुआ खाना ढूंढकर अपनी भूख मिटाती थी। वह दिन में छिप कर रहती थी और रात के घने अंधेरे में ही बाहर निकलती थी, ताकि कोई उसे पहचान न ले। सड़कों पर भी उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे आवारा कुत्तों और सड़क पर रहने वाले गुंडों का सामना करना पड़ता था। कई बार उसे बुरी तरह पीटा गया और वहां से भगा दिया गया। उसे हर उस इंसान से बहुत ज्यादा डर लगता था जो साफ कपड़े पहने होता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे लोग उसे वापस उस खौफनाक पागलखाने में खींच ले जाएंगे। इसी भयानक डर के कारण जब आरव ने बाजार में उसे पहली बार छुआ था, तो वह पागलों की तरह चीख पड़ी थी और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी थी। अंजलि की यह दर्दनाक कहानी सुनकर कमरे में एक बहुत ही भारी और दमघोंटू सन्नाटा छा गया। आरव ने अपनी बहन के आंसुओं को पोंछा और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। उसने अंजलि की आंखों में आंखें डालकर एक बहुत ही मजबूत और अटल कसम खाई। उसने कहा कि जिन लोगों ने उसे यह भयानक नरक दिखाया है, वे अब एक एक पल अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। विक्रम की सत्ता, नंदिनी का घमंड और उस भ्रष्ट डॉक्टर का लालच, आरव इन सबको बीच चौराहे पर लाकर पूरी तरह से राख कर देगा। अब आरव के पास खोने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वह इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। विक्रम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक ऐसी चिंगारी को खुला छोड़ दिया था जो अब उसके पूरे घमंड के महल को जलाकर भस्म करने वाली थी। न्याय की यह लड़ाई अब किसी पुलिस या अदालत की मोहताज नहीं थी। यह धर्म और अधर्म का वह भयंकर युद्ध बनने वाला था, जिसमें पापियों के खून से ही इस धरती का पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा। अगले कुछ दिन आरव और अंजलि के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थे। अंजलि का शरीर भले ही उस भयानक नरक से बाहर आ गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उन्हीं अंधेरी कोठरियों में कहीं कैद थी। उसे हर छोटी आवाज से बहुत ज्यादा डर लगता था। बाहर गली में अगर कोई कुत्ता भी भौंकता तो वह बुरी तरह कांपने लगती और पलंग के नीचे छिपने की कोशिश करती। आरव उसे बहुत ही प्यार और धैर्य के साथ बाहर निकालता, उसके सिर पर हाथ फेरता और उसे यह यकीन दिलाता कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आरव ने सबसे पहले एक ऐसे डॉक्टर की तलाश की जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सके। वह एक पुराने सरकारी अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर शर्मा को अपने कमरे पर लेकर आया।
जब डॉक्टर ने अंजलि की जांच करने के लिए अपना स्टेथोस्कोप निकाला, तो अंजलि उसे कोई खतरनाक हथियार समझकर जोर से चीख पड़ी। वह आरव के पीछे छिप गई और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि उसे कोई सुई न लगाई जाए। डॉक्टर शर्मा अंजलि की पीठ पर मौजूद घावों और उसकी यह मानसिक हालत देखकर अंदर तक पूरी तरह से दहल गए थे। डॉक्टर शर्मा ने अंजलि के घावों पर बहुत ही सावधानी से मलहम लगाया और कुछ जरूरी दवाइयां दी। उन्होंने आरव को बताया कि अंजलि को बहुत लंबे समय तक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स दिए गए हैं, जिन्होंने उसके दिमाग के एक बड़े हिस्से को सुन्न कर दिया है। इन दवाइयों के असर को पूरी तरह खत्म होने में बहुत लंबा समय लगेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अंजलि को किसी भी तरह का मानसिक तनाव न दिया जाए, वरना वह हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो सकती है। यह सुनकर आरव का दिल बहुत भारी हो गया। अंजलि को सामान्य जीवन की तरफ वापस लाना एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। आरव ने अपनी स्कूल की नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, ताकि वह हर पल अपनी बहन के साथ रह सके। वह अंजलि के लिए बहुत ही नरम और आसानी से पचने वाला खाना बनाता था। शुरुआती दिनों में अंजलि थाली देखकर डर जाती थी और जमीन पर गिरा हुआ खाना खाने की कोशिश करती थी, क्योंकि सड़क पर रहने की वजह से उसकी यही दर्दनाक आदत बन गई थी। आरव उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। धीरे धीरे अंजलि के व्यवहार में कुछ सकारात्मक बदलाव आने शुरू हुए। जब आरव उसके पास बैठकर बचपन की कहानियां सुनाता, तो अंजलि की आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। आरव उसे याद दिलाता कि कैसे वह बचपन में पूरे मोहल्ले के लड़कों से लड़ जाती थी। जब कोई आरव को चिढ़ाता था, वह उसे एहसास दिलाता कि वह कितनी मजबूत और निडर लड़की हुआ करती थी। अपनी पुरानी यादों को सुनकर अंजलि के होंठों पर कभी कभी एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, जो आरव के लिए किसी चमत्कार जैसी होती थी। एक दिन सुबह आरव अंजलि के लिए एक नई सूती साड़ी लेकर आया। यह वही हल्का नीला रंग था जो अंजलि को हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद था। जब अंजलि ने उस साफ और नई साड़ी को छुआ, तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने 3 सालों से अपने शरीर पर सिर्फ बदबूदार चीथड़े ही पहने थे। एक साफ कपड़ा उसके लिए किसी बहुत बड़े शाही वरदान से कम नहीं था। उसने आरव के हाथों से वह साड़ी ली और पहली बार बिना किसी डर के अपने भाई को एक बहुत ही कृतज्ञ नजर से देखा। जब अंजलि नहाकर वह नीली साड़ी पहनकर बाहर आई, तो आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी अंजलि दीदी जैसी दिखने लगी थी। हालांकि उसके चेहरे और गर्दन के जलने के निशान अभी भी बहुत गहरे और डरावने थे, लेकिन उसी दिन एक बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना भी घट गई। कमरे के कोने में एक छोटा सा शीशा रखा हुआ था। अंजलि की नजर अचानक उस शीशे पर पड़ी और उसने 3 सालों में पहली बार अपने चेहरे को इतनी सफाई और स्पष्टता के साथ करीब से देखा। शीशे में अपना वह भयानक और झुलसा हुआ चेहरा देखकर अंजलि जोर से चीख पड़ी। वह अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। वह अपने चेहरे को नाखूनों से खरोंचने लगी और पागलों की तरह रोने लगी। उसे याद आ गया कि कैसे विक्रम उसे बदसूरत और अनपढ़ कहकर ताने मारता था। आज तो वह सचमुच किसी चुड़ैल या डरावने भूत जैसी लग रही थी। आरव ने तुरंत शीशे को वहां से हटा दिया और अंजलि के हाथों को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वह उसे लगातार सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। दीदी, यह चेहरा तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है, आरव ने रोते हुए बहुत ही मजबूत आवाज में कहा। ये निशान तुम्हारे शरीर पर विक्रम के पापों का जीता जागता सबूत है। तुम्हें इस चेहरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन लोगों को इस चेहरे से खौफ खाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी यह भयानक हालत की है। आरव के इन शक्तिशाली शब्दों ने अंजलि के दिल पर बहुत गहरा असर किया। उसका रोना धीरे धीरे कम होने लगा और उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आरव की आंखों में एक अजीब सी नई चमक के साथ देखा। उस रात अंजलि बहुत देर तक बिना कुछ बोले जागती रही। वह अपने हाथों की लकीरों को और अपनी कलाई पर मौजूद उस अस्पताल के घिसे हुए बैंड को एकटक देखती रही।
उसके अंदर एक बहुत ही भयानक और शांत तूफान जन्म ले रहा था, जो अंजलि कल तक एक डरी हुई और बेसहारा लाश थी। आज वह अपने अंदर एक नई आग महसूस कर रही थी। उसे विक्रम और नंदिनी के वे सारे क्रूर शब्द और उनकी शैतानी हंसी साफ साफ याद आ रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अब और नहीं भागेगी। अगले दिन सुबह जब आरव सोकर उठा तो उसने देखा कि अंजलि पहले से ही जगी हुई है। उसने अपने बालों को सलीके से बांध रखा था और वह खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब वह पुराना खौफ और बेबसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और डरावनी शांति थी। उसने आरव की तरफ देखा और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूं आरव। मेरा दिमाग अब बिल्कुल साफ है और मुझे अपना एक एक दर्द बहुत अच्छी तरह से याद है। अंजलि की आवाज में एक ऐसा भारीपन और आत्मविश्वास था जो आरव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंजलि ने आगे कहा, मैंने विक्रम के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उसे भगवान माना और उसने मुझे एक गंदे कीड़े की तरह पैरों तले कुचल दिया। लेकिन भगवान ने मुझे उस भयानक आग और तूफान से सिर्फ इसलिए जिंदा वापस निकाला है ताकि मैं उसका पूरा घमंड मिट्टी में मिला सकूं। मेरी यह दूसरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उस पापी विक्रम के विनाश के लिए ही लिखी गई है। आरव अपनी बहन की इस नई ऊर्जा और ताकत को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। जो औरत कुछ दिन पहले तक सड़क के कुत्तों से डरकर भागती थी, आज वह शहर के सबसे ताकतवर और खूंखार आईएएस अफसर को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। यह एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी बदलाव था। अंजलि ने अब अपने चेहरे को छुपाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसने समझ लिया था कि उसके ये भयानक घाव ही अब उसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार बनने वाले हैं। अंजलि ने आरव से उस अस्पताल और उस क्रूर डॉक्टर के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने को कहा। वह जानती थी कि उनके पास विक्रम के खिलाफ कोई भी सीधा और ठोस सबूत नहीं है। जो पुलिस और कानून विक्रम की जेब में रहते हैं, वे एक मृत घोषित की जा चुकी औरत की कहानी पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें बहुत ही चालाकी और सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अंजलि का दिमाग अब एक मंझे हुए शतरंज के खिलाड़ी की तरह बहुत ही तेजी से और सटीक काम कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर एक डायरी में विक्रम के सारे राज और उसकी कमजोरियों को लिखना शुरू किया। अंजलि को विक्रम के कई ऐसे भ्रष्ट कामों की जानकारी थी जो उसने शादी के शुरुआती दिनों में किए थे। उसे पता था कि विक्रम किन ठेकेदारों से रिश्वत लेता था और उसका काला धन किन लोगों के पास रखा रहता था। ये सारी बातें विक्रम को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी थीं। अंजलि अब केवल अपनी पुरानी यातनाओं का ही बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि विक्रम के पूरे भ्रष्ट साम्राज्य को खत्म करना चाहती थी। इसी बीच आरव को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत कड़ी चेतावनी मिली कि अगर वह काम पर नहीं लौटा तो उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आरव के पास अब पैसे भी खत्म होने लगे थे। अंजलि की महंगी दवाइयों और अच्छे खाने का खर्च उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अंजलि ने यह बात समझ ली थी। उसने आरव को तुरंत स्कूल जाने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि वह अब कमरे में अकेली और पूरी तरह सुरक्षित रह सकती है। उसने आरव को अपनी कसम भी दी। आरव के स्कूल जाने के बाद अंजलि पूरा दिन घर में अकेली रहती थी। वह खाली समय में अखबार पढ़ती और टीवी पर खबरें देखती थी। वह राज्य की राजनीतिक गतिविधियों और विक्रम की बढ़ती हुई ताकत के बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। उसने देखा कि नंदिनी के पिता, जो एक बहुत बड़े और भ्रष्ट मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। विक्रम उनके इस पूरे राजनीतिक अभियान का सबसे बड़ा और मुख्य योजनाकार बन चुका था। विक्रम की ताकत अब सचमुच आसमान को छू रही थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए अंजलि की नजर एक बहुत बड़ी और चमचमाती खबर पर पड़ी। वह विक्रम की एक बहुत ही शानदार तस्वीर थी, जिसमें वह गरीबों को कंबल बांट रहा था। खबर का शीर्षक था, राज्य का सबसे ईमानदार और दयालु अफसर। यह पढ़कर अंजलि के होठों पर
एक बहुत ही कड़वी और व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। समाज का यह ढोंग उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। बाहर से देवता दिखने वाले इस इंसान के अंदर एक बहुत ही घिनौना और खूंखार राक्षस छिपा हुआ था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। अंजलि ने उस अखबार के टुकड़े को फाड़कर अपने पास संभाल कर रख लिया। वह हर रोज उस तस्वीर को देखती थी ताकि उसके अंदर की नफरत और गुस्से की आग कभी भी ठंडी न पड़े। वह जानती थी कि उसका मुकाबला एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली पत्थर के पहाड़ से है, लेकिन पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर लगातार गिरती रहे तो वह बड़े से बड़े पत्थर का सीना चीर सकती है। अंजलि अब वही शांत लेकिन खतरनाक पानी की बूंद बन चुकी थी जो विक्रम की पूरी दुनिया को डुबाने वाली थी। जब रात को आरव थका हुआ घर वापस लौटता तो अंजलि उसके लिए अपने हाथों से गर्म खाना बनाकर रखती थी। यह देखकर आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। उसे अपनी पुरानी और प्यारी अंजलि दीदी पूरी तरह से वापस मिल गई थी। अंजलि उसे अपने बनाए हुए प्लान्स के बारे में बताती थी। आरव अपनी बहन की इस नई बुद्धिमानी और तेज सोच को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता था। 3 सालों की भयानक यातनाओं ने अंजलि को एक बहुत ही कमजोर इंसान से एक मजबूत और खतरनाक योद्धा बना दिया था। आरव ने अंजलि को बताया कि उसने विक्रम के उस पुराने ड्राइवर को ढूंढ निकाला है जो उस खौफनाक रात गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर को विक्रम ने बहुत सारा पैसा देकर नौकरी से निकाल दिया था और वह अब एक बहुत ही गरीब बस्ती में शराब के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अंजलि की आंखें यह खबर सुनकर बहुत तेजी से चमक उठीं। वो हो एक कार बारात गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर इस पूरे भयानक खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य गवाह था। अगर वह ड्राइवर सच बोल दे तो विक्रम के सारे झूठ हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएंगे। अंजलि और आरव ने तय किया कि वे अगले ही दिन उस ड्राइवर से मिलने उसकी बस्ती में जाएंगे। अंजलि ने अपनी उस नीली साड़ी को पहना और अपने चेहरे को शॉल से अच्छी तरह ढक लिया। घर से बाहर कदम रखते हुए उसके पैर एक पल के लिए हल्के से कांपे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने डर को पूरी तरह से दबा दिया। बाहर की दुनिया अभी भी उतनी ही क्रूर और जालिम थी, लेकिन अंजलि अब उस दुनिया का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। जैसे ही अंजलि ने सड़क पर अपना पहला कदम रखा, उसे एक अजीब सी आजादी और ताकत का बहुत गहरा एहसास हुआ। वह अब कोई बेनाम भिखारिन या पागल खाने की कोई कैदी बिल्कुल नहीं थी। वह अंजलि थी, एक ऐसी औरत जिसे आग भी पूरी तरह जलाकर राख नहीं कर पाई थी। वह अपने सम्मान, अपनी छीनी हुई जिंदगी और अपने परिवार के न्याय के लिए एक बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ने जा रही थी। सत्ता और अहंकार की दरारें अब पूरी तरह से खुलने वाली थी और विक्रम का अंत अब बहुत ज्यादा करीब था। आरव और अंजलि उस पुरानी बस्ती में पहुंचे जहां विक्रम का पुराना ड्राइवर छिपकर रह रहा था। वह आदमी नशे में धुत और बुरी तरह डरा हुआ था। जब अंजलि ने शॉल हटाया तो ड्राइवर उसे भूत समझकर चीख पड़ा। शांत होने पर उसने कांपते हुए बताया कि उस रात क्या हुआ था। उसने विक्रम के सारे काले कारनामों को कबूल किया, लेकिन पुलिस के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि विक्रम ताकतवर है और वह उन्हें आसानी से मरवा देगा। आरव को बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने अकेले पुलिस के पास जाने का कड़ा फैसला किया। अगली सुबह आरव शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर को विक्रम सिन्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा। पहले तो पुलिस वाला जोर से हंसा, लेकिन जब आरव ने अंजलि के अस्पताल का बैंड और उसके जलने के निशानों की तस्वीरें दिखाईं तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने के बजाय चुपचाप किसी बड़े अधिकारी को फोन मिला दिया। व्यवस्था पहले से ही उस ताकतवर आईएएस अफसर को बचाने के लिए काम कर रही थी। आरव कई घंटों तक वहां उम्मीद में बैठा रहा, लेकिन उसे न्याय की कोई किरण नहीं दिखाई दी। काफी देर बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बाहर आया और उसने आरव को बुरी तरह धमकाना शुरू कर दिया। उसने आरव की लिखित शिकायत को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि अगर वह एक सम्मानित आईएएस अधिकारी के खिलाफ झूठे आरोप लगाएगा तो उसे जेल में सड़ा दिया जाएगा। आरव ने बहुत विरोध किया
और सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय न्याय प्रणाली की यह कड़वी सच्चाई आरव को बहुत गहराई तक चुभ गई। उसे समझ आ गया कि यह न्याय केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की ही जागीर है। आरव हार मानकर भारी कदमों से घर लौटा और अंजलि को सारी घटना बताई। अंजलि को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह विक्रम की ताकत को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होने वाली थीं। उसी रात हथियारों से लैस कुछ गुंडों ने उनके छोटे से किराए के कमरे पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने खिड़कियां तोड़ दी, दरवाजा लात मारकर खोल दिया और सामान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ये गुंडे नंदिनी के पिता, उस भ्रष्ट मंत्री ने उन्हें डराने और हमेशा के लिए चुप कराने के इरादे से वहां भेजे थे। गुंडों ने आरव को चेतावनी दी कि अगर उसने गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की तो इस बार भाई बहन दोनों को सचमुच जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने आरव को बुरी तरह पीटा और खून से लथपथ फर्श पर छोड़कर चले गए। अंजलि कोने में छिपकर यह सब देख रही थी। उसका पुराना खौफ ताजा हो गया था, लेकिन अपने भाई को घायल देखकर उसके अंदर एक नई आग भड़क उठी। उसने फटे हुए कपड़े से आरव के घावों को बांधा। वे समझ गए कि वे इस जंग को सीधे कानूनी या पुलिस के तरीके से बिल्कुल नहीं जीत सकते। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की एक बहुत मजबूत और अभेद्य दीवार बन चुका था। विक्रम ने पुलिस से लेकर बड़े अधिकारियों तक सबको काले धन से खरीद रखा था। आरव को बहुत गहरी बेबसी का एहसास हो रहा था। एक गरीब स्कूल टीचर होकर वह उस दानव को कैसे हरा सकता था, जिसके पास पूरी राज्य मशीनरी की ताकत थी। भारतीय समाज की ये भयानक असमानता और सत्ता का खेल उनके सामने पूरी तरह नंगा हो चुका था। गरीब लोग उनके लिए केवल कीड़े मकोड़े थे, जिन्हें अमीर लोग अपने भारी जूतों के नीचे बहुत बेरहमी से कुचल सकते थे। अंजलि ने आरव से कहा कि पुलिस के पास जाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें विक्रम को जनता की अदालत में बेनकाब करना होगा, जहां उसका पैसा और रुतबा काम नहीं आ सकेगा। उन्हें एक ऐसे पत्रकार की जरूरत थी जो पूरी तरह ईमानदार और निडर हो, जो मंत्री के टुकड़ों पर न पलता हो। आरव को सिद्धार्थ नाम के एक तेज तर्रार स्वतंत्र पत्रकार की याद आई। वह अपना एक डिजिटल न्यूज पोर्टल चलाता था और अतीत में कई भ्रष्ट राजनेताओं के काले कारनामों का भंडाफोड़ कर चुका था। सिद्धार्थ ही अब उनके लिए न्याय की आखिरी उम्मीद बचा था। सिद्धार्थ को खोजना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। आरव ने अगले कुछ दिन गुप्त रूप से उससे संपर्क करने की कोशिश की। इस बीच दोबारा हमला होने के डर ने उन्हें वह कमरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वे शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान इमारत में छिपकर रहने लगे। यह जीवन बहुत कठोर था, बिल्कुल अंजलि के सड़कों पर बिताए गए भयानक दिनों की तरह। लेकिन इस बार वे दोनों एक साथ थे और उनके पास जीने और बदला लेने का एक बहुत ही स्पष्ट, अटूट और मजबूत लक्ष्य मौजूद था। खतरों के बावजूद अंजलि का संकल्प और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। वह साफ साफ बोलने का अभ्यास कर रही थी, खुद को उस दिन के लिए तैयार कर रही थी जब वह कैमरे के सामने खड़ी होगी। उसके चेहरे और शरीर के घाव उस भयंकर अन्याय की याद दिलाते थे। हर रात वे पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर डर जाते थे, यह सोचकर कि कहीं विक्रम के आदमी उन्हें मारने तो नहीं आ गए। यह तनाव सचमुच दमघोंटू था, लेकिन फिर भी वे उस राक्षस का पर्दाफाश करने की उम्मीद को मजबूती से थामे हुए थे। दूसरी ओर विक्रम इस बात से अनजान था कि उसके अतीत का भूत उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह अपने प्रमोशन और आने वाले चुनावों की तैयारियों में बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसका मानना था कि उसके अपराध पूरी तरह दफन हो चुके हैं। सत्ता के अहंकार ने उसे कर्म के मूल नियम के प्रति अंधा कर दिया था। वह खुद को अजेय समझता था। उसकी आलीशान हवेली और अंजलि की टूटी हुई इमारत के बीच का यह भारी अंतर इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था की गहरी सड़न को बहुत अच्छी तरह से दर्शा रहा था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आरव को सिद्धार्थ का नंबर मिल ही गया। उसने किसी पब्लिक फोन बूथ से
सिद्धार्थ को फोन किया और उसे विक्रम सिंह के एक बहुत बड़े घोटाले की जानकारी देने का वादा किया। पहले तो पत्रकार ने इसे कोई आम शिकायत समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आरव ने कहा कि उसके पास 3 साल पहले मरी हुई एक औरत के जिंदा होने का सबूत है, तो सिद्धार्थ चौंक गया। उसने आरव को रात के अंधेरे में शहर के बाहर एक पुराने कैफे में छुपकर मिलने का समय दे दिया। अंजलि और आरव रात के अंधेरे में उस कैफे की तरफ निकल पड़े। यह सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जोखिम भरा था। उन्हें हर कदम पर विक्रम के गुंडों और भ्रष्ट पुलिस का डर सता रहा था, लेकिन अंजलि के मन में अब कोई घबराहट नहीं थी। वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। यह ऐसा युद्ध था जहां कमजोर को हमेशा कुचला जाता है, लेकिन आज एक बेसहारा औरत ने सत्ता के पहाड़ से टकराने का फैसला कर लिया था। जल्द ही विक्रम का यह सारा झूठा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। कैफे के अंदर सिद्धार्थ उनका इंतजार कर रहा था। जब अंजलि ने अपना चेहरा दिखाया और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, तो वह निडर पत्रकार भी अंदर तक दहल गया। उसने घावों की तस्वीरें खींची और पूरे बयान को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक आईएएस अफसर इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है। उसने वादा किया कि वह इस सच्चाई को इस तरह दुनिया को दिखाएगा कि विक्रम की कुर्सी जड़ से हिल जाएगी। न्याय की इस खौफनाक लड़ाई में अब उन्हें सचमुच एक बहुत शक्तिशाली और असरदार हथियार मिल गया था। अगले कुछ दिन सिद्धार्थ ने अपनी पूरी जान लगाकर विक्रम और उस अवैध पागलखाने के खिलाफ सबूत जुटाने में बिता दिए। उसने उस भ्रष्ट डॉक्टर के बैंक खातों की जांच की और विक्रम के ड्राइवर का भी एक गुप्त स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, और वह था विक्रम का घिनौना और खौफनाक चेहरा। इस बीच शहर में विक्रम के उप सचिव बनने की शानदार पार्टी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही थीं। अंजलि और आरव ने तय किया कि वे उसी बड़ी पार्टी में विक्रम के पापों का घड़ा सबके सामने फोड़ेंगे। जैसे जैसे उस पार्टी का दिन करीब आ रहा था, अंजलि के दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थीं। वह अपने मन को बार बार शांत कर रही थी। उसे पता था कि यह कदम उठाना कितना खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि विक्रम के गार्ड उन्हें वहीं गोली मार दें, लेकिन उसे अब मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने आरव को गले लगाया और उसे हमेशा साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। अब बस उस पल का इंतजार था जब सच्चाई का एक बहुत बड़ा बम सत्ता के इस घिनौने और आलीशान महल पर सीधे गिरेगा। शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। यह मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस खौफनाक रात को था जब अंजलि उस पागलखाने से भाग निकली थी। लेकिन आज वह भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए जा रही थी। उसने अपनी नीली सूती साड़ी को ठीक किया और अपनी आंखों में एक बहुत ही कठोर और अडिग आत्मविश्वास भर लिया। कर्म का पहिया अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक चक्कर लगाने वाला था। विक्रम के लिए यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और डरावनी रात बनने वाली थी। आरव और अंजलि सिद्धार्थ के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उस 5 स्टार होटल की तरफ निकल पड़े जहां वह शानदार पार्टी होने वाली थी। रास्ते भर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। गाड़ी का सन्नाटा आने वाले बहुत भयंकर तूफान की खामोशी की तरह लग रहा था। शहर की जगमगाती रोशनी में उन नेताओं के काले चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे जो सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे थे। अंजलि की आंखें होटल के उस चमकीले गेट पर टिकी थीं, जहां से उसके न्याय और विक्रम की बर्बादी का नया अध्याय अब शुरू होने वाला था। होटल के बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। पुलिस का कड़ा पहरा था और हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात थे। सिद्धार्थ के पास प्रेस का पास था, इसलिए उन्हें अंदर जाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अंदर का नजारा किसी राजा के महल जैसा था। शराब पानी की तरह बह रही थी और शहर के सबसे रसूखदार लोग वहां मौजूद थे। अंजलि ने दूर से विक्रम और नंदिनी को देखा। वे दोनों बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर उस मासूम औरत की बर्बादी का कोई भी पछतावा या दुख बिल्कुल भी नहीं था।
विक्रम ने माइक पकड़ा और अपने शानदार राजनीतिक करियर और ईमानदारी पर एक बहुत ही झूठा भाषण देना शुरू कर दिया। वह मंच से बड़े बड़े आदर्शों की बातें कर रहा था और लोग उसके लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अंजलि यह सब देखकर अंदर ही अंदर घृणा से भर उठी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और सिद्धार्थ ने अपना कैमरा चालू कर दिया। आरव ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह वह पल था जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। अब इस झूठे देवता के चेहरे से उसका असली नकाब हमेशा के लिए उतरने ही वाला था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और भीड़ को चीरते हुए सीधे उस शानदार मंच की तरफ आगे बढ़ने लगी। लोगों की नजर उस साधारण सूती साड़ी वाली और जले हुए चेहरे वाली औरत पर पड़ी। अचानक वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम की नजर जैसे ही अंजलि पर पड़ी, उसके हाथ से माइक छूटकर नीचे गिर गया। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और वह किसी भूत को देखने जैसी स्थिति में आ गया। नंदिनी के हाथ से भी शराब का गिलास छूटकर टूट गया। तूफान अब उनके दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका था। अंजलि मंच के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों से विक्रम को ऐसे देखा जैसे वह उसे जिंदा जला देना चाहती हो। विक्रम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पूरा हॉल एकदम शांत था। सिर्फ उस टूटे हुए गिलास की आवाज अभी भी गूंज रही थी। सिद्धार्थ अपने कैमरे के साथ अंजलि के ठीक पीछे खड़ा था। आज कोई पुलिस या गुंडा विक्रम को नहीं बचा सकता था। अंजलि ने अपनी तेज और कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया और उसके पहले ही शब्द ने पूरे हॉल में एक भारी विस्फोट कर दिया। अंजलि की आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे हॉल में गूंज उठी। क्या हुआ? विक्रम सिंह, एक भूत को देखकर तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या तुम्हें लगा था कि उस पागल खाने की अंधेरी कोठरी और वे नशीले इंजेक्शन मुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे? उसके शब्दों में इतना दर्द और इतनी ताकत थी कि वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। मंच पर खड़ा वह ताकतवर आईएएस अधिकारी अब पसीने से तरबतर होकर किसी डरे हुए चूहे की तरह कांप रहा था। नंदिनी का घमंड भी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। अंजलि ने अपने शॉल को पूरी तरह से हटा दिया और अपने चेहरे और गर्दन पर मौजूद उन खौफनाक जलने के निशानों को सबको दिखाया। इस महान अफसर की सच्चाई यह है कि इसने अपनी सफलता की सीढ़ी मेरी कुर्बानियों पर बनाई है। जब यह कुछ नहीं था, तब मैंने अपने गहने बेचकर इसे पढ़ाया, और जब यह अफसर बन गया तो इसने मुझे एक लावारिस लाश में बदलकर जिंदा दफना दिया। कैमरे की चमक लगातार अंजलि के घावों और विक्रम के उतरे हुए चेहरे को कैद कर रही थी। भीड़ में से सुगबुगाहट शुरू हो गई। तभी सिद्धार्थ ने पीछे लगे बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन को हैक कर लिया। विक्रम की उपलब्धियों वाले वीडियो की जगह अचानक उस भ्रष्ट ड्राइवर का स्टिंग ऑपरेशन चलने लगा। पूरे हॉल में ड्राइवर की वह कांपती हुई आवाज गूंजने लगी, जिसमें वह विक्रम और नंदिनी के उस भयानक षड्यंत्र को साफ साफ कबूल कर रहा था। इसके बाद स्क्रीन पर उस डॉक्टर के बैंक खातों का विवरण आ गया, जिसमें विक्रम द्वारा दिए गए लाखों रुपयों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। सच्चाई के इस भयानक नंगे नाच ने पार्टी के पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। वहां मौजूद मंत्री, बड़े अधिकारी और रसूखदार मेहमान अब विक्रम से ऐसे दूर खिसकने लगे जैसे उसे कोई भयंकर छूत की बीमारी हो गई हो। नंदिनी के पिता, जो राज्य के एक बहुत बड़े मंत्री थे, उनका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपने निजी सुरक्षा गार्डों को चिल्लाकर आदेश दिया कि वे अंजलि और सिद्धार्थ को पकड़ें और उनके कैमरे तोड़ दें। कुछ भारी भरकम हथियारबंद बाउंसर मंच की तरफ तेजी से दौड़ने लगे। माहौल में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा अफरा तफरी पूरी तरह से मच गई थी। आरव तुरंत अपनी बहन के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक बाउंसर को पीछे धकेल दिया। इसी बीच सिद्धार्थ ने एक कुर्सी पर चढ़कर जोर से चिल्लाते हुए ऐलान किया, यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। यह पूरा तमाशा इस वक्त मेरे न्यूज पोर्टल पर लाखों लोगों द्वारा लाइव देखा जा रहा है। अगर आज इन दोनों को एक खरोंच भी आई तो कल सुबह तक यह पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा।
यह चेतावनी सुनकर वे खूंखार बाउंसर भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गए। सिद्धार्थ की इस घोषणा ने वहां मौजूद अन्य पत्रकारों के अंदर भी एक नई हिम्मत भर दी। वे सभी अपने अपने कैमरे और माइक लेकर विक्रम और नंदिनी पर बुरी तरह से टूट पड़े। तीखे सवालों की झड़ी लग गई। क्या आपने अपनी पहली पत्नी को जिंदा जला दिया था? क्या एक आईएएस अधिकारी होने के नाते आपको यह सब शोभा देता है? विक्रम अपने चेहरे को हाथों से छिपाते हुए वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। जो इंसान कुछ पल पहले तक देवता था, वह अब एक बहुत बड़ा मुजरिम बन चुका था। नंदिनी अब अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागलों की तरह चीखने लगी। उसने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सब एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है और यह औरत सिर्फ एक बहरूपिया है। लेकिन उसकी यह झूठी और खोखली चीख पुकार कैमरे के सामने उसकी असली और घिनौनी मानसिकता को ही उजागर कर रही थी। अंजलि बहुत ही शांत और मजबूत खड़ी थी। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई की ताकत के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा घमंड और रुतबा भी एक न एक दिन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। विक्रम ने मदद की आखिरी उम्मीद में नंदिनी के पिता की तरफ देखा, लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। अपनी खुद की कुर्सी को खतरे में देखकर उस भ्रष्ट मंत्री ने विक्रम को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने झूठा नाटक करते हुए कहा कि उन्हें विक्रम के इस भयानक अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वे इस मामले की कड़ी जांच करवाएंगे। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। उसके सारे अपने उसे मझधार में छोड़कर जा चुके थे। अंजलि ने विक्रम की उस दयनीय और लाचार हालत को देखा। कभी यह इंसान उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था, लेकिन आज उसके लिए अंजलि के दिल में सिर्फ और सिर्फ गहरी नफरत और तरस बाकी था। अंजलि ने विक्रम के पास जाकर बहुत ही धीमी लेकिन चुभती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे मिटाने की बहुत कोशिश की विक्रम, लेकिन तुमने मेरी आत्मा को नहीं पहचाना। आज तुम्हारा यह झूठा और भ्रष्ट साम्राज्य पूरी तरह से खाक हो चुका है। यह मेरे आंसुओं और मेरी यातनाओं का वह कर्ज है जो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। होटल के बाहर मीडिया की ओबी वैन और पुलिस की अनगिनत गाड़ियां इकट्ठा हो चुकी थीं। शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो पहले आरव को धक्के मारकर निकाल चुके थे, आज मीडिया के भारी दबाव में पसीना पोंछते हुए अंदर घुसे। करोड़ों लोगों की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। इसलिए उन्हें मजबूर होकर विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ी। फ्लैशलाइट्स की चकाचौंध के बीच उस ताकतवर और अहंकारी आईएएस अधिकारी को सिर झुकाकर पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए पूरे देश ने लाइव टेलीविजन पर देखा। आरव ने आगे बढ़कर अंजलि को बहुत ही कसकर अपने गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन की आंखों से राहत और जीत के खुशी वाले आंसू बह रहे थे। उन्होंने वह असंभव काम कर दिखाया था जिसे करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक गरीब और बेसहारा औरत ने इस देश की सबसे भ्रष्ट और ताकतवर व्यवस्था की जड़ें पूरी तरह से हिला दी थीं। सिद्धार्थ भी अपनी इस बहुत बड़ी और ऐतिहासिक पत्रकारिता की जीत पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। सच्चाई की आवाज आज सचमुच बहुत ऊंची हो गई थी। अंजलि उस शानदार और महंगे होटल से बाहर निकली। आज उसे किसी अंधेरे कोने में छिपने या किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसके कदम अब बहुत ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से पूरी तरह भरे हुए थे। बाहर आसमान में काले बादल अभी भी छाए हुए थे, लेकिन अंजलि के मन के अंदर का वह खौफनाक तूफान हमेशा के लिए शांत हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर उस चकाचौंध भरी इमारत को देखा, जहां कुछ दरिंदों ने खुद को भगवान समझने की बहुत बड़ी भूल की थी। कुछ ही घंटों में यह सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अंजलि की वह दर्दनाक कहानी और विक्रम का वह खौफनाक चेहरा ही दिखाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और विक्रम को फांसी देने की लगातार मांग कर रहे थे।
एक मामूली सी सूती साड़ी पहनने वाली औरत आज पूरे देश की औरतों के लिए हिम्मत और न्याय का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने अपने हाथों से विक्रम के बुरे कर्मों का पूरा हिसाब कर दिया है। सत्ता और पैसे के अहंकार में चूर उस पापी को आज सड़क की धूल में मिला दिया गया था। लेकिन आरव और अंजलि बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो अब अदालतों के बंद कमरों में लड़ी जाएगी, जहां कानून की किताबों और वकीलों की चालाकी के बीच सच्चाई को साबित करना होगा। क्या यह भ्रष्ट व्यवस्था सचमुच एक गरीब को न्याय दे पाएगी? वे तीनों वापस अपनी उसी पुरानी और जर्जर इमारत की तरफ लौट पड़े। लेकिन इस बार उनका सफर डर और खौफ से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी शांति से भरा हुआ था। रास्ते में सिद्धार्थ ने अंजलि से वादा किया कि वह इस कानूनी लड़ाई में भी अंत तक उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। गाड़ी की खिड़की से आती हुई ठंडी हवा अंजलि के झुलसे हुए चेहरे को छू रही थी। 3 सालों के उस लंबे और भयानक नरक के बाद आज उसे पहली बार सचमुच की ताजी हवा का एहसास हो रहा था। अंजलि आसमान में चमकते हुए तारों को बहुत ही गौर से देख रही थी। उसे अपनी मां की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिनके गहने उसने उस विश्वासघाती इंसान के लिए बेच दिए थे। आज उसने अपनी मां के उस अपमान का बहुत बड़ा बदला ले लिया था। उसे पता था कि उसके चेहरे के ये भयानक निशान कभी नहीं मिटेंगे, लेकिन इन निशानों ने उसे जो बहुत बड़ी ताकत दी थी, वह दुनिया की किसी भी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मूल्यवान थी। वह अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। रात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन आज लखनऊ शहर की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। हर गली, हर चौराहे और हर घर में सिर्फ सत्ता की उस बहुत बड़ी दरार की ही चर्चा हो रही थी, जिसे एक निहत्थी औरत ने अपनी हिम्मत से चौड़ा कर दिया था। विक्रम की काल कोठरी में अब उसका अपना ही खौफ उसके साथ था। कर्म का बहुत ही कठोर और भयानक न्याय शुरू हो चुका था, जिसके अंत का इंतजार अब पूरे समाज को बहुत ही बेसब्री से था। पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात की सलाखों के पीछे विक्रम सिंह फर्श पर पूरी तरह से टूटकर बैठा हुआ था। जो फर्श हमेशा उसके जूतों की चमक से डरता था, आज वही उसे अपनी औकात याद दिला रहा था। उसके महंगे कपड़े पसीने और धूल से पूरी तरह खराब हो चुके थे। पास की कोठरी में बंद कुछ मामूली चोर भी उसे देखकर बहुत ही भद्दी और गंदी गालियां दे रहे थे। उसकी वह सारी झूठी इज्जत, उसका वह सारा भयानक रुतबा बस कुछ ही पलों में पानी के बुलबुले की तरह हमेशा के लिए फूट चुका था। दूसरी तरफ नंदिनी अपने आलीशान बंगले में पागलों की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काट रही थी। उसके पिता ने उसका फोन उठाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। समाज के जिन रसूखदार लोगों के साथ वह कुछ घंटे पहले शराब पी रही थी, अब वे उसे पहचानने से भी पूरी तरह कतरा रहे थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि बिना सत्ता और ताकत के उसकी अपनी कोई भी असल पहचान नहीं है। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे कि कहीं अगली हथकड़ी उसी के हाथों में न पड़ जाए। उसी रात पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम ने उस अवैध और खौफनाक पागलखाने पर भी अचानक छापा मार दिया। वह भ्रष्ट डॉक्टर अपने सारे जरूरी कागजात जलाकर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उस नरक में बंद कई और बेसहारा और मासूम मरीजों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंजलि की हिम्मत ने अनजाने में ही सही, लेकिन उन कई जिंदगियों को भी उस भयानक और दर्दनाक मौत से बचा लिया था। यह सच्चाई की एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण शहर पर पड़ी, तो हर अखबार के पहले पन्ने पर सिर्फ अंजलि के उस झुलसे हुए चेहरे की तस्वीर छपी थी। कल तक जो तस्वीर अखबारों में विक्रम के झूठे आदर्शों की कहानी गाती थी, आज वही उस पापी के पतन का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। आरव ने अखबार लाकर अंजलि के हाथों में रख दिया। उन मोटी और काली सुर्खियों को पढ़कर अंजलि के होठों पर एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसकी सालों की कठिन तपस्या आज सफल हो गई थी।
लेकिन इस समाज की जड़ें भ्रष्टाचार और बेईमानी से बहुत ज्यादा गहराई तक जुड़ी हुई थीं। यह पहला मौका था जब किसी ताकतवर अफसर को सरेआम इस तरह जलील होकर जेल जाना पड़ा था। अंजलि को पता था कि सिस्टम के ये मगरमच्छ इतनी आसानी से अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। वे अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करके कानून की हर उस छोटी से छोटी खामी को ढूंढेंगे जो उन्हें बचा सके। लेकिन अंजलि भी अब एक ऐसी मजबूत चट्टान बन चुकी थी जिसे तोड़ना किसी के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। अंजलि ने उस अखबार को तह करके एक तरफ रख दिया और अपनी पुरानी सूती साड़ी के पल्लू को ठीक किया। वह जानती थी कि आज की यह बहुत बड़ी जीत अंतिम नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी और थका देने वाली लड़ाई का सिर्फ पहला कदम है। विक्रम और नंदिनी के पास अभी भी बहुत सारा काला धन और बड़े बड़े वकीलों की पूरी फौज मौजूद थी, लेकिन अंजलि को अब खुद पर और उस ऊपर वाले के न्याय पर पूरा विश्वास हो चुका था। सच्चाई का यह सूरज अब कभी डूबने वाला नहीं था। कोर्ट का कमरा लोगों की भारी भीड़ से पूरी तरह ठसाठस भरा हुआ था। हर किसी की नजरें न्याय के उस ऊंचे आसन पर टिकी थीं, जहां से आज सच्चाई का फैसला होने वाला था। अंजलि और आरव एक कोने में बहुत ही शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरों पर सालों के संघर्ष की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बाहर सड़कों पर हजारों लोग इंसाफ की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। मीडिया के कैमरे हर एक छोटी हलचल को रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तैयार थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरा देश इस मासूम औरत के साथ खड़ा होकर न्याय की पुकार कर रहा हो। अदालत के बाहर का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां पुलिस और जनता के बीच लगातार झड़पें हो रही थीं। लोग विक्रम सिंह और उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ गुस्से में आग बबूला थे। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर हवा में लहरा रहे थे, जिन पर अंजलि के जलने के निशानों की तस्वीरें छपी थीं। न्यूज चैनलों की गाड़ियां हर तरफ खड़ी थीं और पत्रकार चिल्लाकर पल पल की खबरें पूरी दुनिया को दे रहे थे। लखनऊ का दिल आज न्याय की भारी उम्मीद और सिस्टम के खिलाफ गहरी नफरत के बीच बहुत ही बुरी तरह से धड़क रहा था। विक्रम सिंह जब पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट के अंदर आया तो उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अब वह पुराना रुतबा और अहंकार बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक गहरे डर की छाया साफ दिख रही थी। उसने एक बार भी अंजलि की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार अपने वकीलों से कुछ बुदबुदा रहा था। समाज का वह आदर्श अफसर आज एक मामूली अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। सत्ता का वह आलीशान महल अब उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे ढहता हुआ नजर आ रहा था। विक्रम के वकीलों ने अपनी दलीलों में बहुत ही चालाकी और बेशर्मी से अंजलि के मानसिक स्वास्थ्य पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोर्ट में कई ऐसे फर्जी दस्तावेज पेश किए जिनसे यह साबित करने की कोशिश की गई कि अंजलि शादी के शुरुआती दिनों से ही मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर थी। उन्होंने अंजलि की बातों को महज एक विक्षिप्त दिमाग की खौफनाक कल्पना बताया। यह सुनकर आरव का खून खौलने लगा, लेकिन अंजलि बिल्कुल शांत रही। वह जानती थी कि सत्ता के ये पालतू कुत्ते सच्चाई को दबाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और वे ऐसा ही कर रहे थे। जब अंजलि को गवाही के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही धीमी लेकिन अडिग आवाज में अपनी यातनाओं का वर्णन किया। उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर की तरह कोर्ट के सन्नाटे को चीर रही थी। उसने उन अंधेरी कोठरियों, जहरीले इंजेक्शनों और विक्रम की उस खौफनाक हंसी के बारे में विस्तार से बताया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह को झकझोर कर रख दिया। अंजलि ने अपने घावों को सबके सामने खोल दिया, जो विक्रम की दरिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सबूत बनकर चमक रहे थे। गवाहों के बयान की बारी आई तो अंजलि और आरव को बहुत बड़ा झटका लगा। वह पुराना ड्राइवर, जो इस पूरे कांड का सबसे मुख्य और अहम चश्मदीद गवाह था, अचानक कहीं गायब हो गया था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वह डर के मारे शहर छोड़कर भाग गया है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। आरव समझ गया था कि विक्रम के रसूखदार ससुर ने उस गरीब ड्राइवर को
या तो बहुत सारे पैसे देकर चुप करा दिया है, या फिर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। न्याय की डगर अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई थी। पागला खाने का वह भ्रष्ट डॉक्टर, जो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था, अचानक कोर्ट में पूरी तरह बदल गया। उसने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया कि उसने यह सब अकेले ही किया था। उसने दावा किया कि उसे विक्रम सिंह के नाम का इस्तेमाल करने के लिए किसी तीसरे पक्ष ने सुपारी दी थी, और विक्रम को इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने सारा अपराध अपने सिर ले लिया ताकि मुख्य गुनहगारों को बचाया जा सके। सत्ता के इस घिनौने खेल ने न्याय की पूरी प्रक्रिया को एक मजाक बनाकर रख दिया था। नंदिनी के खिलाफ कोई भी ठोस और सीधा सबूत पेश नहीं किया जा सका। उसके पिता के राजनीतिक दबाव और वकीलों की भारी फौज ने पुलिस की चार्जशीट से उसका नाम लगभग पूरी तरह गायब करवा दिया था। कोर्ट ने कहा कि केवल बातों के आधार पर किसी सम्मानित परिवार की बेटी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। जब नंदिनी को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया गया, तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने अंजलि की तरफ बहुत ही हिकारत भरी नजर से देखा, जैसे वह अपनी जीत का जोरदार जश्न मना रही हो। अंत में विक्रम सिंह को भी कानून के लंबे हाथों से बचने का रास्ता मिल ही गया। सबूतों के अभाव और डॉक्टर के अकेले अपराध स्वीकार करने के कारण कोर्ट ने उसे सीधे तौर पर हत्या की साजिश का दोषी नहीं माना। उसे केवल अपनी पहली पत्नी के बारे में प्रशासन को गलत जानकारी देने और नैतिक लापरवाही बरतने का जिम्मेदार ठहराया गया। सजा के तौर पर उसे केवल उसकी वर्तमान नौकरी से निलंबित कर दिया गया और दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। ये न्याय नहीं, बल्कि अंजलि के जख्मों पर छिड़का गया एक बहुत ही खौफनाक और जहरीला नमक था। कोर्ट के बाहर इस फैसले को सुनकर भारी शोर मच गया। लोग गुस्से में पत्थरबाजी करने लगे और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मीडिया चिल्लाता रहा कि आज लोकतंत्र की हार हुई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम सिंह अपनी काली शीशों वाली कार में बैठकर बहुत ही सुरक्षित तरीके से वहां से निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर उस औरत को नहीं देखा जिसकी जिंदगी उसने पूरी तरह तबाह कर दी थी। वह अब भी एक स्वतंत्र इंसान था, जबकि अंजलि आज भी अपने ही उन खौफनाक यादों की काल कोठरी में कैद रहने वाली थी। आरव कोर्ट रूम के बाहर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी बेबसी और इस सड़े हुए सिस्टम पर बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। लेकिन अंजलि की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह बहुत ही स्थिर खड़ी रही। उसे पहले से ही इस भयानक अंत का थोड़ा बहुत अंदाजा था। वह जानती थी कि समाज के ये मगरमच्छ अपने ही जैसे दूसरे दरिंदों को कभी मरने नहीं देंगे। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसे चुप कराया। उसके लिए असली इंसाफ विक्रम को सलाखों के पीछे देखना नहीं, बल्कि खुद को उस खौफ से आजाद करना था। अंजलि को अब समझ में आ गया था कि कानून और न्याय केवल किताबों में अच्छी लगने वाली बातें हैं। असल जिंदगी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम ही सबसे ऊपर रहता है। विक्रम भले ही जेल नहीं गया, लेकिन उसकी सामाजिक इज्जत हमेशा के लिए धूल में मिल चुकी थी। जहां भी वह जाएगा, लोग उसे एक खूंखार अपराधी की नजर से ही देखेंगे। यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। अंजलि ने अपनी शॉल को कसकर ओढ़ा और आरव के साथ उस भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर एक शांत पार्क की ओर धीरे धीरे चलने लगी, जहां कोई शोर नहीं था। शाम ढल चुकी थी और लखनऊ का आसमान एक अजीब सी धुंधली और उदास ग्रे रोशनी में नहाया हुआ था। पार्क की एक पुरानी और टूटी हुई बेंच पर बैठकर अंजलि दूर क्षितिज की ओर देख रही थी। शहर की आलीशान इमारतें अब उसे किसी खूंखार राक्षस जैसी दिखाई दे रही थीं, जो गरीबों के खून और पसीने की नींव पर खड़ी की गई थीं। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में सच्चाई की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। उसका शरीर और उसकी रूह अब पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर या पछतावा नहीं था। आसमान में काले कौवों का एक बहुत बड़ा झुंड जोर जोर से कांव कांव करते हुए गोल गोल चक्कर लगा रहा था।
वे कौवे बिल्कुल उन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों जैसे लग रहे थे जो हर वक्त समाज की किसी कमजोर कड़ी को नोचने के लिए तैयार रहते हैं। अंजलि ने उन्हें बहुत ही ध्यान से देखा और एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि वह भी अब उन कौवों के शोर से ऊपर उठ चुकी है। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसका युद्ध खत्म हो चुका था, भले ही इसका नतीजा उसकी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं निकला था। अंजलि ने अपने चेहरे के उन गहरे निशानों को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ। वे निशान अब उसे डराते नहीं थे, बल्कि वे उसे उस महान तपस्या की याद दिलाते थे जो उसने एक अधर्मी इंसान को बेनकाब करने के लिए की थी। कर्म का पहिया घूम चुका था, भले ही उसकी रफ्तार धीमी थी। विक्रम आज भी जिंदा था और आजाद भी, लेकिन वह अपनी ही आत्मा की जेल में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। अंजलि को यकीन था कि एक दिन कुदरत खुद उसके पापों का अंतिम फैसला करेगी, जो किसी भी इंसानी अदालत से बहुत बड़ा होगा। अंजलि खड़ी हुई और उसने आरव की तरफ देखा। चलो आरव, अब हमें अपना नया घर बसाना है, उसने बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा। वे दोनों उस पार्क से बाहर निकल आए, जहां दिवाली के कुछ आखिरी पटाखे अभी भी कहीं दूर सुनाई दे रहे थे। लखनऊ की वही गंदी और भीड़ भरी सड़कें उनका इंतजार कर रही थीं। अंजलि के चेहरे पर अब एक अजेय शांति थी। समाज भले ही इस अन्याय पर क्रोधित था, लेकिन अंजलि ने खुद को माफ कर दिया था। वह अब किसी की पत्नी या शिकार नहीं, बल्कि वह खुद अपनी एक नई पहचान थी। कहानी यहां खत्म हो गई थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक गहरी और कभी न मिटने वाली टीस छोड़ गई थी। सत्ता की दरारें और गहरी हो चुकी थी, और अंजलि का वह झुलसा हुआ चेहरा एक मूक चेतावनी बनकर इस शहर की हवाओं में हमेशा के लिए घुल गया था। हर गरीब औरत की सिसकी में अब अंजलि की आवाज सुनाई देती थी। न्याय अधूरा था, कानून बिका हुआ था, लेकिन एक औरत की हिम्मत ने यह साबित कर दिया था कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज एक ना एक दिन जरूर निकल कर ही आता है। दुनिया की नजरों में अंजलि हार चुकी थी, लेकिन अपनी अंतरात्मा की अदालत में वह एक महान विजेता बनकर उभरी थी। उसने विक्रम के उस घिनौने चेहरे से नकाब उतार दिया था जिसे वह सारी उम्र पहनकर घूमना चाहता था। अब अंजलि को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी के मलबे से एक नया और खूबसूरत आशियाना बनाने का फैसला कर लिया था। समाज की कड़वाहट उसे अब और नहीं जला सकती थी। वह आग से तपकर कुंदन बन चुकी थी, जिसका मोल कोई भी भ्रष्ट व्यवस्था कभी भी नहीं लगा सकती थी। आरव ने अपनी बहन के चेहरे पर उस शांति को देखा और उसे समझ आ गया कि जीत हमेशा कानूनी नहीं होती। कभी कभी हारकर भी इंसान बहुत कुछ जीत जाता है। अंजलि ने अपनी गरिमा और अपनी सच्चाई को बचा लिया था, जो किसी भी जेल की सजा से कहीं ज्यादा कीमती थी। वे दोनों हाथ थामकर लखनऊ की उस अंधेरी रात में कहीं ओझल हो गए। उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, जैसे वे आने वाले कल की एक नई और उम्मीद भरी कहानी लिखने जा रहे हों। सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन वह कभी मरता नहीं है। अंजलि की वह नीली साड़ी अब भी हवा में लहरा रही थी, जो उसके अटूट विश्वास और उसकी असीमित सहनशक्ति का प्रतीक थी। लखनऊ के उस बाजार से शुरू हुई वह दर्दनाक यात्रा आज एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक मोड़ पर आकर समाप्त हो गई थी। सत्ता की दरारें भले ही भर गई हों, लेकिन उन पर पड़े हुए दाग हमेशा इस समाज को उसकी अपनी हैवानियत और भ्रष्टाचार की याद दिलाते रहेंगे। अंजलि अब एक नाम नहीं, बल्कि एक मशाल बन चुकी थी, जो अंधेरे रास्तों पर चलने वालों को हमेशा रोशनी दिखाती रहेगी। इस कहानी का अंत भले ही कड़वा था, लेकिन यह जीवन की उस नंगी और निर्मम सच्चाई को दर्शाता था जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी कभी कभी सचमुच उसे अंधा बना देती है, खासकर जब सामने सत्ता और पैसे की चकाचौंध हो। लेकिन इंसान का कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। विक्रम सिंह के लिए उसकी आजादी ही अब उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाली थी,
क्योंकि वह अब खुद अपनी नजरों में पूरी तरह से गिर चुका था। अंजलि ने उसे माफ करके उसे उसकी अपनी ग्लानि में मरने के लिए छोड़ दिया था। अंजलि और आरव की यह संघर्ष गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनी रहेगी। यह हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी जालिम क्यों न हो जाए, अपनी नैतिकता और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं बेचना चाहिए। हार और जीत केवल मन की अवस्थाएं हैं। अंजलि ने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया और एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना किसी भी अहंकारी के लिए मुमकिन नहीं होगा। समाज की इस खामोश चीख में अब अंजलि का वह झुलसा हुआ चेहरा हमेशा एक सवाल बनकर जिंदा रहेगा।